बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी और छोटी रानी। महल में केवल बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। छोटी रानी का हमेशा तिरस्कार किया जाता था। राजा भी छोटी रानी से खुश नहीं रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट और दुख से बीत रहे थे। छोटी रानी के दो बेटे थे, अमर और समर। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखता था। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जलीकटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती थी और चुपचाप सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतुष्टि नहीं होती थी। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे बाल धो दूं। बाल धोते हुए उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टींटी करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया, मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों बेटे अमर और समर की दुख की सीमा ना रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। उस राजा की बरखा नाम की एक सुंदर बेटी थी। वो बोली, पिताजी मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 बेटे हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले, कमजोर, हड्डियों का ढांचा मात्र। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से ही वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बड़े जतन के साथ अपने बेटों का पालन करती, खूब पुआ पकवान खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। वे वैसे ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी अमर और समर को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे हट्टे कट्टे थे। यह देखकर वे और भी जलती थी। एक दिन जब अमर और समर पाठशाला से पढ़कर लौटे तो उन्हें देखते ही उनकी बड़ी माँ ने गालियों की बौछार शुरू कर दी और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी और महल के सामान को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और रानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से से थर-थर कांपती हुई बोली, मेरे सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान ना कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। अमर और समर का तो अब रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, तो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वो ले जाने लगा। अमर और समर की चित्कार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जल्लाद अमर और समर को एक जंगल में ले गया। वहाँ उसने उन दोनों के वस्त्र उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। अमर बोला, भाई हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है, राजपुत्र क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम दोनों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे भाग्य में जो लिखा है होगा। तुम पेड़ की छाल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से
बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने 2 सियारों को मारा और उनका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने बेटों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। अमर और समर दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। फिर चलते रहे पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। समर बोला, भाई बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? अमर बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं पर पानी तो कहीं नहीं दिखा। समर ने कहा, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। अमर बोला, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। अमर पानी की तलाश में चला गया। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या यह थी कि पानी लेकर जाए तो कैसे जाए। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। उसने सोचा, अगर चादर को पानी में अच्छी तरह से भिगोकर ले जाया जाए तो समर की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वो तालाब था, उस राज्य के राजा की अचानक मृत्यु हो गई थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ और अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वो उस तालाब के पास पहुंचा जहां अमर अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। अमर के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बिठा लिया। अमर समर समर पुकारने लगा पर सब बेकार। सफेद हाथी अमर को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर समर पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो वो डर के मारे रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वो वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरे। समर को इस हालत में देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गए। उधर सफेद हाथी अमर को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। अमर को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। अमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई समर की याद आ रही थी। समय बीतने लगा। अमर ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर समर जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वो रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वो सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता था। अमर और समर के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई। परंतु उसके गंदे कपड़ों को देखकर लोग उसे दुत्कार देते थे। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों बेटों के साथ
समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रहा। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी राजकुमारी बरखा अब बड़ी हो गई थी। अपनी गुणवान पुत्री के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर उन्हें कोई योग्य वर मिल नहीं रहा था। तब महारानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और राजकुमारी बरखा हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वे वरमाला डालेगी। इधर बरखा ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जोड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पाँव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या करना चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँव में सोने की पायल पहनती। इससे छन छन की बहुत मधुर आवाज आती है। बरखा ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या करना चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर बरखा ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरों का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बरखा ने हीरों का हार पहन लिया। बरखा ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारा योग्य वर है। ये सुनकर बरखा ने सारा श्रृंगार उतार दिया और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्र के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार राजा अमर के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बरखा के आचरण पर अत्यंत क्रोध भी आया। उसने निश्चय किया कि वह बरखा के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बरखा के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बरखा के पिता की पराजय हुई। राजा अमर ने बरखा को बंदी बना लिया और उसे अपने साथ लेकर अपने राज्य लौट गया। उधर समर सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें तोतों का जोड़ा रहता था। एक दिन दुखी होकर समर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने तोतों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। वे दोनों स्वयंवर की सारी घटनाओं का जिक्र करते हैं। तोते ने कहा, कौन जानता है इसका क्या परिणाम होगा। सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। तोते ने दूसरे तोते से पूछा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा कौन? तोते ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहाँ पहुँच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद समर ने उनसे कहा,
मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा। इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? तोते के जोड़े ने कहा, हाँ जरूर, परंतु पहले तुम सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। समर ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राज वस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह एक सफेद हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ था। समर उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहाँ केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने कहा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो। कौन सा राज्य है तुम्हारा? समर ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बरखा के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। समर क्षीरसागर की बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। इधर अमर शिकार खेलने निकला था। सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार ना लगा। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि अपने भाई समर को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लेने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका। समर का क्या हुआ? वे कहाँ गया होगा? क्या वे जीवित होगा? ऐसा सोचकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल समर के बारे में ही सोचता रहा। इधर समर गजमुक्ता लेकर बरखा के राज्य में गया तो वहाँ उसे पता चला कि राजा अमर बरखा को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। समर सीधा राजा अमर के राजभवन में पहुँचा। उसने राजा के अंगरक्षकों से कहा, अपने राजा से कहो कि राजकुमारी बरखा को छोड़ दें। लेकिन राजा अमर तो अपने भाई के दुख में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में समर 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन राजा अमर थोड़ा सामान्य हुआ तो राजा के अंगरक्षकों ने उसे समर की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन के बाहर आया। अपने भाई समर को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। अब अमर अपने भाई समर के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बरखा के पिता के पास समाचार भेजा कि बरखा को मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बरखा को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बरखा बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई। उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा अमर का ही भाई है। बरखा बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वे अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इस क्रम में बरखा के हाथ से तोते के माथे की दवाई मिट गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गई। बरखा आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ। अमर और समर मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बरखा के साथ समर का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय बरखा ने
अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेले ही जाऊंगी। पिता बोले, यह क्या बात हुई? बरखा बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय मैं अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर बरखा सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बिठा लिया। समर भी अपनी पालकी में बैठ गया। राजा अमर के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे बरखा के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतर गई। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे अमर और समर? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर अमर समर दौड़ कर आए और उससे लिपट गए। कुछ दिनों बाद ये सुखद समाचार सुनकर राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।